हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो सेशन में। तो स्टूडेंट, आज के इस नए वीडियो सेशन में हम आपके न्यूमेरिकल का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल की आपकी सीरीज चल रही है उसका पार्ट 3 लेकर आए हैं। और जिसको भी फिजिक्स में मैक्सिमम मार्क, यानी जिन जिन स्टूडेंटों को फिजिक्स में 70 में 70 या मैक्सिमम मार्क स्कोर करने हैं, तो स्टूडेंट आप न्यूमेरिकल पर ज़्यादा फोकस करो, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम जो है 50% आपको क्वेश्चन में यानी पेपर में न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे। अभी पिछली बार की ही बात है, यानी 2019-20 का जो ईयर था आपका, जस्ट अभी प्रीवियस ईयर, इसमें क्या था कि 7 सेट आपके टोटल बनते, कोई एक सेट जो पूरी तरीके से न्यूमेरिकल का ही था। तो इसीलिए स्टूडेंट मैं कहता हूं कि न्यूमेरिकल पर आप बिल्कुल फोकस कीजिए। और यहाँ पे जो आपकी न्यूमेरिकल की सीरीज चल रही है, ये बिल्कुल बेसिक से बताई जा रही है। इतनी बेसिक से आपको न्यूमेरिकल यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। इतने बेसिक तरीके से न्यूमेरिकल को आपको कोई नहीं सॉल्व करवाएगा। तो स्टूडेंट आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वीडियो में कुछ हमने यानी पार्ट 2 में आपको कुछ होमवर्क दिया था। तो कितने स्टूडेंट होमवर्क किए हुए हैं? जो किए हुए हैं अच्छी बात है, जो नहीं किए हुए हैं या जिनको न्यूमेरिकल करने में प्रॉब्लम आई है, चलिए यहाँ पे हम आपको वो जो होमवर्क दिए थे उसको पहले क्लियर कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे होमवर्क में आपका क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क में था। और आपका क्वेश्चन नंबर जो है 12 होमवर्क में था। क्वेश्चन नंबर 10 भी शायद आपका होमवर्क में था ना, लेकिन इसको 10 भी था, लेकिन उसका हमने फार्मूला वगैरह सब लिख दिया था, बस आपको कैलकुलेशन करना था। तो किसी भी स्टूडेंट का 10 के बारे में कोई कमेंट नहीं आया है। तो जो भी कमेंट आए हैं वो 9 और 12 के बारे में कमेंट आए हैं, ठीक है। यानी सर क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 12। तो चलिए 9 और 12 को देख लेते हैं, इसके बाद जो है इसके आगे स्टार्ट किया जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 को हमने कहा भी था कि हम बता देंगे, थोड़ा सा जो है ये इसमें 3D टाइप का क्वेश्चन है। कह रहा है कि निकाय में कोई निकाय दिया हुआ है, 2 आवेश QA, ठीक है, QA का मान दिया हुआ है। कितना दिया हुआ? 2.5 गुणे 10⁻⁻7 कूलम। और QB का आपका मान दिया हुआ है -2.5 -2.5 गुणे 10⁻⁻7 कूलम, ठीक है। अब इसके आगे कह रहा कि 2 बिंदुओं A, 2 बिंदु दिया है। एक बिंदु आपका A है जिसका निर्देशांक आपको दिया है 0 0 -15, 0 0 -15 सेंटीमीटर, ठीक है। B आपको दिया हुआ है, B दे रखा है 0 0 +15, ठीक है, 0 0 +15, ये आपको सेंटीमीटर, ये जो है आपको निर्देशांक दिया हुआ है। तो यहाँ 0 0 का मतलब क्या है कि अगर जब भी हम निर्देशांक की बात करें तो 3, यहाँ पे तीन कोऑर्डिनेट आपको दिया, x y z, यानी 3D की बात की जा रही है, ठीक है। तो अब देखिए 3D आप थोड़ा सा समझ लीजिए। चलिए पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। जैसे देखिए स्टूडेंट, ये आपका अगर x एक्सिस हो गया, ठीक है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है, तीनों बिल्कुल इस तरीके से परपेंडिकुलर, ठीक है, ऐसे। देखिए ये अगर x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो ये z एक्सिस है, बिल्कुल तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। या सबसे अच्छी बात है, इमेजिन आप वहाँ कर सकते हैं, जैसे आप किसी रूम में बैठे हुए हैं या किसी घर में बैठे हुए हैं, तो बिल्कुल कार्नर को देखो, ठीक है। इस वाली साइड को x एक्सिस मान लो, जो ऊपर गई है उसको z एक्सिस मान लो, और जो उधर को गई है वो y एक्सिस आपकी हो गई। तो क्लियर हो रहा? तो इसी तरीके से इसमें दिया है x पर 0, तो हम खींच लेते हैं, ये हमारा x एक्सिस हो गया, ठीक है। ये जो है y एक्सिस हो गया, और ये जो है आपका z एक्सिस हो गया, ठीक है। तो ये x, y और z एक्सिस, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, कोऑर्डिनेट जो आपको दिया है, पॉइंट B आपका यहाँ कहीं है, यानी x वाला भी 0 और y वाला भी 0, दोनों कोऑर्डिनेट आपके क्या है? 0 0 है, ठीक है। दोनों कोऑर्डिनेट आपके क्या है? 0 0 है, यानी V पॉइंट आपका ये है 0 0 और प्लस का 15 यहाँ पर है। और A वाला कोऑर्डिनेट माइनस में, यानी ठीक इसी के नीचे यहाँ कहीं होगा, A 0 0 और -15, ठीक है। तो अब देखो स्टूडेंट, ये पॉइंट आपका A हो गया, ये पॉइंट B हो गया, यहाँ पर आपका चार्ज रखा हुआ है QA और यहाँ पे आपका चार्ज है QB।
तो भाई QA यानी QA और QB दोनों चार्जों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो गई टोटल, यहां से यहां तक 15 और नीचे यहां से यहां तक 15। ये माइनस, ये मत देखो कि +15 और -15 हो गया 0, ठीक है। यहाँ पे डिस्टेंस ली जा रही, दूरी ली जा रही, माइनस साइन ये दिखा रहा है कि किस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो दोनों के बीच, ठीक है, डिस्टेंस हमारी कितनी आ गई 30 सेंटीमीटर। तो इस सेंटीमीटर को हम अगर मीटर में बदलना चाहें तो कितना आ जाएगा 30 × 10⁻²⁰ मीटर, ठीक है। यह डिस्टेंस दे दी है। अब इसमें पूछा क्या है, सबसे बड़ी बात, क्वेश्चन क्लियर हो गया क्या क्या चीज़ दिया है, 2 आवेश आपको दिए हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है ये, QA और QB, एक आवेश इस बिंदु पर, एक आवेश इस बिंदु पर रखा गया, बिल्कुल इस तरीके से जैसे आपको हमने फिगर बनाया हुआ। अब पूछ रहा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P का फार्मूला क्या होता है भाई, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P = क्या होता है 2QL, ठीक है, 2QL। वैल्यू रख लो, आंसर ले लो। तो वैल्यू 2 × Q। अब Q का मतलब है दोनों में से कोई एक चार्ज, ठीक है, क्योंकि भाई वैद्युत द्विध्रुव की जो निकाय की रचना होती है उसमें वैद्युत द्विध्रुव क्या परिभाषा बताई गई थी कि समान परिणाम के 2 विपरीत आवेश। तो भाई देखो परिणाम में बिल्कुल दोनों समान है, QB और QA दोनों का मान अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यू देखें तो न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों का सेम है, ठीक है। नेचर दोनों का अलग है, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका नेगेटिव चार्ज है। तो दोनों अगर एक दूसरे के से अल्प दूरी पर रखे हुए हैं तो इस प्रकार से जो निकाय बनती है वही हमारा क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। तो जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश और गुणे उनके बीच की दूरी। तो कोई एक आवेश जो मर्जी आप वो ले लो, चलो हम पॉजिटिव वाला ले लेते हैं 2.5। अच्छा निगेटिव वाला लेगो तो कोई दिक्कत वो भी नहीं है, हमें परिणाम लेना है, साइन को नहीं, ठीक है। परिणाम ले लो, कितना परिणाम है, कितनी वैल्यू है 2.5 × 10⁻⁻7 गुणे इसके बीच की दूरी कितनी है, अभी कैलकुलेट की गई दूरी कितनी है 30 × 10⁻−2। तो 30 × 10⁻−2, ठीक है। अब देखो भाई कर लो गुणा, 25 दूना 50, एक अंक के बाद दशमलव, यानी ऐसे जोड़ लो भाई, 25 दूना 50 हो गया, एक अंक के बाद दशमलव, यहाँ दशमलव लग गया, गुणे 10⁻−7 और 10⁻−2 आधार सेम है। तो स्टूडेंट बार बार मैंने बताया था कि जब आधार सेम हो तो घाते आपस में जुड़ जाएंगे, साइन भी दोनों का सेम है तो दोनों जोड़ लो, साइन जब सेम है तो, यानी -AB कितना हो गया 10⁻9 और गुणे में 30 और है तो 30 का गुणा इससे कर लो, कितना आ जाएगा 5 × 15, एक 0 और है तो 150 × 10⁻9। तो दशमलव यहाँ है तो 1 2 अंक दशमलव हम पीछे से आगे ले आ रहे हैं तो पावर इसकी 2 बढ़ जाएगी, ठीक है। 2 बढ़ जाने का मतलब है कि अगर -9 है तो -11 मत कर देना, ठीक है, ये तो पावर और छोटी हो गई। 2 बढ़ जाने, जब भी हम बढ़ने की बात करेंगे तो पावर क्या करना, प्लस करना, ठीक है। जैसे ये है 10 की पावर -9, हम बोल रहे हैं 2 बढ़ जाएगी तो बढ़ जाने का मतलब +2 करोगे, ठीक है। जब हम बोलेंगे 2 घट जाएगी तो घटने का मतलब ये है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम दशमलव 1 2 अंक खिसका रहे हैं यानी पीछे से आगे ले आ रहे हैं तो पावर क्या हो जाएगी -9 और प्लस की 2। अब कितनी हो जाएगी, इसको सॉल्व करोगे तो 1.5 गुणे 10⁻−7, इसका मात्रक क्या होगा, Q का मात्रक क्या होगा कूलाम, लंबाई का मात्रक क्या होता है मीटर, तो कूलाम मीटर, ठीक है। ये आपका द्विध्रुव आघूर्ण है, ठीक है। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 9। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है उसको भी आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 है कि 2 विद्युत रोधी आवेशित तांबे का गोला A और B है,
जिनके केंद्रों के बीच की दूरी जो है वो 50 मीटर, यानी दो आपके गोले हैं, एक गोला ए है और दूसरा गोला जो है बी है। इनके केंद्रों यानी सेंटर यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी जो है वो कितनी है, 50 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट कर लो। डी बराबर क्या दिया हुआ है, जो दिया हो तुरंत लिखो, 50 सेंटीमीटर यानी इक्वल टू 50 गुणे 10 की घात -2 मीटर। ठीक, और आगे देखते हैं क्या दिया है। यदि दोनों गोलों पर पृथक पृथक यानी अलग अलग 6.5 गुणे 10 घात 7 कूलाम, तो यानी इस पर भी 6.5 गुणे 10 की घात -7 कूलाम का आवेश है और इस पर भी 6.7 गुणे 10 की घात -7, 6.5 है ना, 5 गुणे 10 की घात -7 कूलाम का आवेश है। ठीक है, अलग अलग आवेश है। कह रहा तो इनके बीच पारस्परिक स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल कितना होगा। तो भाई सेम चार्ज है तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक है, कितना होगा ये पूछ रहा। दूसरी चीज है गोले की तुलना में बीच की दूरी। ठीक है, जो गोले के बीच की दूरी है इसकी तुलना में इसकी त्रिज्या बिल्कुल नगण्य है। ठीक है, तो इस पर नगण्य की बात कहा है तो इसको इग्नोर करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमें निकालना है केस ए में प्रतिकर्षण बल यानी ए निकालना F = ये आपका आवेश क्यू ए है तो ये आवेश क्या है आपका क्यू बी है। प्रतिकर्षण बल निकालना है, बी पार्ट में निकालना है। यदि प्रत्येक गोले का आवेश दोगुना कर दिया जाए और बीच की दूरी आधा कर दी जाए, ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको निकालते हैं फिर अगले पे बढ़ते हैं। तो भाई देखो इसमें क्या आप लोगों को डाउट था यार, क्या दिक्कत आई थी। सीधे सीधे F निकालना है। F = क्या फार्मूला बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QA QB बाई AB का स्क्वायर। AB का मतलब D² भाई, A से B के बीच की दूरी ये दी हुआ। क्या स्टूडेंट, चलो ठीक है, देखो सॉल्व कर देते हैं। गुणे QA का मान 6.5 गुणे 10 घात -7 गुणे QB का मान 6.5 गुणे 10 घात -7 बटे में AB कितना 50 गुणे 10 घात -2 का होल स्क्वायर। चलो निकालो भाई। तो 65 गुणे 65 करो कितना आएगा। तो देखो भाई हम कर लेते हैं। तो 65 × 65 अच्छा हम 25 36 2 42। अच्छा एक शार्ट ट्रिक जान लो भाई, कैसे हमने इतनी जल्दी से गुणा किया है, हर कोई सीख लो। ठीक है, तो जिस भी संख्या के लास्ट में अगर 5 है, ठीक है, कोई भी नंबर हो आपका, जिस भी नंबर के लास्ट में आपका 5 हो उसका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा। जैसे यही था 65 × 65। ठीक है, तो सीधे सीधे लास्ट यानी 5 का 5 में मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 25। सीधे सीधे लिखो 25। ठीक है, ये क्या है, और इन दोनों को नंबर को मल्टीप्लाई करके वही नंबर जोड़ दो। कितना है ये 6 है, तो 6 × 6 कितना हो जाएगा 6 × 6 करो और प्लस में 6 कर दो, कितना आ जाएगा 42। ठीक इसी तरीके से अगर आपका 75 है तो कितना लिखोगे 5 5 जा 25। 7 × 7 कितना हो जाएगा 7 × 7 और प्लस क्या करोगे वही नंबर जोड़ोगे 7, तो 7 7 जा 49 और 49 और 7 56। तो इसका आंसर हो गया 56 25। ठीक है, तो इस तरीके से जो है थोड़ा सा शार्ट ट्रिक बीच बीच में जो भी हम यूज करेंगे आपको बता दिया करेंगे, एग्जाम में आपको कैलकुलेट करने में आसानी होगा। ठीक है, चलो तो 9 गुणे 10 की घात, चलो अभी पावर को बाद में सॉल्व करते हैं। इसका और इसका गुणा किया गया कितना आया 42 और 25। 1 2 2 अंक पे बाद दशमलव है तो 1 2 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ लग जाएगा। गुणे 10 घात -7 10 घात -7 कितना हो जाएगा 10 घात -14 बटे 50 का वर्ग करोगे कितना आ जाएगा 25 और 0 एक 0 है तो एक 0 और आ जाएगा। ठीक है, 2500 गुणे इसका वर्ग करोगे 10 घात -4। ठीक है, अब ले जाओ इसको ऊपर सॉल्व करो। सबसे पहले इसका इसमें गुणा कर लो, तो 5 9 45 के 5 हासिल 4, 9 दूनी 18 4 22 के 2 हासिल 2, 9 दूनी 18 2 20 के 0
हासिल 2, 9 चौक 36, 36 और 2 38, 1 2, 2 अंक पे दशमलव है, 2 अंक पे लगा लिया गया दशमलव, गुणे 10 की घात 9 है और यहाँ प्लस का 9 है, यहाँ माइनस का 14 है, तो दोनों को सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, माइनस का 5, तो 10 की पावर माइनस की 5 बटे क्या चीज है, नीचे है 2500 पूरे गुणे 10 की पावर -4। अब ये 10 की पावर -4 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर +4। ठीक है, ऊपर जाता है तो वैल्यू वही रहती है, साइन बदल जाता है। 10 की पावर -5 इंटू 10 की पावर 4 अपान नीचे 2500। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 10 की पावर -1। ठीक है, 10 की पावर -1। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 जीरो है तो इसको मिटा के ऐसे ना लिख सकते हैं, गुणे 10 घात -2। इसको भी ले जाओगे ऊपर तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2। इसको भी जब हम सॉरी यार प्लस होगा, ठीक है, क्योंकि डबल जीरो था ना, तो 10 घात -2 भाई नीचे यही तो था 2500, कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 25 गुणे 100, और 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 2। तो वही चीज़ तो लिखा हूँ, देखो। ठीक है, तो ये ऊपर जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर कितना हो गया, 10 की पावर -1 यहाँ बचेगा 38,0.25 गुणे 10 घात -1, और ये भी ऊपर चला जाएगा गुणे 10 घात -2 बटे 25। तो देखो 25 से ये कटेगा, काट के देखो, 25 1 के 25। ठीक है, काट के देखो, पूरा पूरा आई थिंक कट जाएगा। चलो देखते हैं, 38, ठीक है, 0.25, इसको काट रहे हैं किससे, 25 से। 25 1 के 25, 3 1, ठीक है, 13 आया 0, 25 3 75, 25 चौका 100, 25 पंचे 125, आया कितना 5। ठीक है, 5। अब यहाँ से 2 आएगा, दशमलव है तब यहाँ दशमलव लग जाएगा। ठीक है, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 25 दूना 50, 2, फिर आया 5, 25 1 के। ठीक है, तो कितनी बार गया, 15.21। ठीक है, तो इसको हमने सॉल्व किया, कितना आ गया, 15.21 गुणे 10 घात -3। दशमलव एक अंक और इधर ले आओ, तो 1.5 गुणे 10 की घात, एक अंक खसका है तो +1, पावर 1 बढ़ेगी तो -3 + 1 कितना जाएगा, -2। ठीक है, बल है तो न्यूटन, ये इतना प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक है भाई, आगे 5 से कम है तो इसलिए हमने छोड़ दिया। ठीक है, जब 5 से कम रहता है तो ऐसे ही छोड़ देते हैं, अगर 5 से ज़्यादा है तो आगे वाले में 1 जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ मान लो 5 होता है या 6 होता, तो इसको जब हटाते तो यहाँ पे 6 हो जाता। क्लियर हो गया। अब देखो, इसी में बी पार्ट कह रहा, क्या कह रहा कि अगर आवेश को 2 गुना और त्रिज्या आधी, ठीक है, नया आवेश यानी QA का मान 2 गुना कर दिया जाता है, कितना हो जाता है, QA डैश कितना हो जा रहा है, 2 गुना, तो कितना 6.5, तो 6.5 का 2 गुना करोगे, इसमें 2 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 13। ठीक है भाई, 6.5 गुणे 2 कितना आ जाएगा, 13, तो 13 गुणे 10 घात -7 कूलाम, और Q डैश B बराबर कितना है, वही उतना। ठीक है, इसको भी 2 गुना किया गया। ठीक है, और इसके बीच की दूरी आधी कर दी गई। भाई 50 सेंटीमीटर है तो 50 का आधा कितना होगा, 25, तो D बराबर कितनी कर दी गई है, 25 सेंटीमीटर, और मीटर में बदल लेंगे 10 घात -2 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, अब बताओ, अब निकालना है फोर्स F बराबर, कोई कठिनाई होगा निकालने में, हाँ या ना में जल्दी से कमेंट करके बताओ, निकाल लोगे, छोड़ दें, हाँ बोलो, छोड़ दे रहे हैं। फार्मूला लिखा हुआ है, कहाँ, सिर्फ यहाँ पे आपको क्या करना है, लिख देते हैं फार्मूला, आपको क्या अप्लाई कर लेना, 1/QA डैश QB डैश बटे D डैश। ठीक है, D डैश का होल स्क्वायर है, रख के सॉल्व कर लोगे। चलो ठीक है, तो वैसे हम आंसर बता दे रहे हैं कितना आएगा,
2 गुना इसको कर रहे हैं, 2 गुना इसको, तो 2 दूनी 4 ऐसे हो गया, और आधा इसको किए हैं, तो आधा करने का मतलब आधा कवर करोगे यानी बाई 2 हो जाएगा, तो ऊपर जाएगा 16 आ जाएगा। ठीक है, इसमें 16 से और गुणा कर दो, कितना आएगा, तो 1.5 है। ठीक है, इसमें 16 से हमने और गुणा कर दिया, 16 पंचे 80, 16 1 के 16 8 24, तो कितना आ जाएगा, एक अंक पे दशमलव है, तो 24 गुणे 10 घात -2 न्यूटन आएगा, या ये आ जाएगा 2.4 गुणे 10 घात -1 न्यूटन, या सीधे सीधे ऐसे ही लिखा होगा 24 गुणे 10 घात -2 न्यूटन। आई थिंक आंसर जहां होगा तो इसी फॉर्म में होगा। ठीक है, हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। भाई हमारे बच्चे इतने प्यारे हैं, कर लेंगे क्वेश्चन। ठीक है, मेहनती हो ना, कर लोगे। अच्छा, सभी लोग करके जो है टेलीग्राम पे स्क्रीनशॉट भेजना, तो देखते हैं कितने बच्चे कर लेते हैं। भाई कर लोगे, अच्छी बात है। नहीं कर पाओगे तो भी अगर कहीं गलत रहेगा, मान लो कोई मिस्टेक हुआ रहेगा, तो अगर भेजोगे तो हम वही क्लियर कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन क्या है कि मान लीजिए अभ्यास 1.12 यानी क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहा कि क्वेश्चन नंबर 12 में गोले ए तथा बी साइज में सर्वसम, यानी जो दोनों गोले थे वो बिल्कुल साइज में एक ही आकार के, यानी एक ही जैसे हैं। ठीक है, अब एक ही आकार का मतलब जैसे मान लो ये 2 गोले हैं। ठीक है, ये तो भाई गोला नहीं, बेलन टाइप का दिख रहा है, समझ लो गोला ही है। ठीक है, 2 गोले हैं बिल्कुल ऐसे ही आकार में सेम, और इसी आकार का एक तीसरा गोला लाया जाता है। ठीक है, इसी आकार का क्या किया जाता है, एक तीसरा गोला लाया जाता है, और पहले, और वो तीसरा गोला अनावेशित है। ठीक है, उस पर कोई चार्ज नहीं, लेकिन इन दोनों पर चार्ज है। कितना चार्ज है, 6.5 गुणे 10 घात -7 कूलम, यानी जो क्वेश्चन नंबर 12 में दिया वही चार्ज है। और उस अनावेशित गोले को पहले ए के पास ले जाते हैं, फिर बी के पास ले जाते हैं। ठीक है, बारी बारी से, उसके बाद हटा लेते हैं। तो हटाने के बाद ए और बी के बीच कितना बल लगेगा। तो क्वेश्चन ध्यान से समझो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा घुमाया गया है, ज़्यादा नहीं, बहुत दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल समझते जाओ आराम से। ये आपका गोला ए है, ये आपका गोला बी है। ठीक है, ये आपका तीसरा गोला यहाँ पे सी लाया गया। ठीक है, इसके संपर्क में ए पर आवेश आपका कितना है, क्यू ए 6.5 गुणे 10 घात -7 कूलम। यही था ना क्वेश्चन नंबर 12 का, यही है। तो अब देखो भाई, ये आवेशित है, ये अनावेशित है। जब इसको हम इसके संपर्क में लाएंगे तो आवेश दोनों पर बराबर बराबर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो संपर्क में लाने के बाद और इसको हटाने के बाद मान लेते हैं इसका चार्ज कितना हो जाता है, क्यू ए डैश। तो क्यू ए डैश का मान कितना हो जाएगा, बिल्कुल बराबर बराबर बढ़ जाएगा। इस पर चार्ज कितना था पहले, 0। ठीक है, तो इसका चार्ज कितना है, 6.5 गुणे 10 घात -7 प्लस इस पर चार्ज 0 बटे का 2। ठीक है, तो क्यू डैश ए का मान कितना आ गया, 325 × 10⁻⁻7 कूलम। ठीक है, ये इतना चार्ज आपके आ गया किस पर, इस पर। ठीक है, और इतना ही चार्ज यहां से जब इसको हटाओगे सी को, तो इस पर क्यू सी कितना हो गया, 3.25 और गुणे 10 घात -7 कूलम का आवेश अब इस पर आ गया है। ठीक है, अब जब इसको हम इसके पास ले जाएंगे, इसके पास ले जाएंगे तो इस पर कितना चार्ज आएगा, फिर दोनों चार्ज आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर बराबर बढ़ जाएंगे। इस पे इतना चार्ज है और इस पे कितना है, 6.5 गुणे 10 की घात -7। ठीक है, तो जब इसको हम सी के संपर्क में ले जाते हैं, सी को बी के संपर्क में ले जाते हैं और हटाते हैं, तो मान लेते हैं इस पर आवेश कितना हो गया, क्यू डैश बी। इस पर चार्ज कितना हो गया, क्यू डैश बी। तो क्यू डैश बी बराबर कितना हो जाएगा, क्यू सी प्लस, भाई पहले आपका क्यू सी 0 था, अब ये इसके पास ले गए तो क्यू डैश आ गया। ठीक है, तो अब यही इस पे ले जा रहे हैं, तो क्यू डैश बी प्लस क्यू डैश सी बटे 2। तो क्यू डैश बी का मान कितना, 6.5 गुणे 10 घात -7। ठीक है, प्लस इसका मान कितना है,
3.2 5 गुणे 10 घात -7 बटे 2। सॉल्व करो। तो इसको जब इससे सॉल्व करोगे, पहले इसको इसमें जोड़ लो, तो जोड़ोगे कि कितना आ जाएगा 6 3 9, ठीक है, और 50 और 25 75, तो 9.75 इंटू 10 की पावर -7 कूलाम बटे 2। अब इसको 2 से भाग कर लो, कितना आता है, तो 2 चौक 8 17 हो जाएगा, 2 2 8 16, 2 7 14, ठीक है, 2 पंचे 10, इतना आया, ठीक है। ये क्या आ गया आपका Q' B, ठीक है। तो अब पूछ रहा है कि हटाने के बाद गोले यानी Q' B और Q' A के बीच कितना प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, तो यानी हमको निकालना क्या है, F' निकालना। तो F' बराबर क्या फार्मूला, 1/Q' A Q' B और बटे d²। दोनों के बीच की दूरी कितनी दी थी, 50 सेंटीमीटर। हाँ, तो d = कितना हो जाएगा, 50 गुणे 10 घात -2 मीटर। भाई d का मान मिल गया आपको, Q' A का मान मिल गया, Q' B का मान मिल गया। सारी वैल्यू यहाँ रख के अब कैलकुलेट कर लोगे, हो जाएगा ना। चलो अच्छी बात है, अच्छे बच्चे हो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। चलो ठीक है। हाँ, वैल्यू आप लोग नोट कर लीजिए। अगर किसी को कोई डाउट होगा तो बिल्कुल बताना, जो भी कमेंट करोगे, जो भी आपके डाउट्स होंगे, चाहे यहाँ नीचे यूट्यूब में कमेंट कीजिए वीडियो के नीचे, चाहे आप इंस्टाग्राम पर कहीं पर भी, या आप शुभम सर जो आपके टॉप 100 बैच में जो जोड़े हैं वहाँ पर कमेंट करोगे, सारे कमेंट रीड करके ही हम वीडियो बनाते हैं, जिससे आपके डाउट्स को हम क्लियर कर सकें, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहा है कि किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में 3 आवेशित कण के पथ चिन्ह दर्शाए गए, यानी उनका मार्ग दर्शाया गया है। तीनों आवेशों के चिन्ह भी लिखा गया है। मतलब कह रहा है कि तीनों आवेशों के चिन्ह लिखिए, यानी कौन कौन से आवेश हैं, इसमें से किस आवेश का संगहित अनुपात यानी Q/m अधिकतम होगा, यानी किसका द्रव्यमान जो है ज़्यादा होगा, ठीक है। इसका अनुपात पूछा है, तो Q/m का अनुपात किसका ज़्यादा होगा। तो देखिए भाई क्या है, ये मान लीजिए एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। इधर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे इधर हमारा नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। 3 कण दिखाए गए हैं, ठीक है। एक कण ऐसे है, पहला, ये आपका दूसरा, और ये आपका तीसरा है, ठीक है। ये थोड़ा सा सीधा ले जाओ, ठीक है, ये इस तरीके से, ठीक। अब देखिए इसमें से पूछ रहा है कि इन कणों का चिन्ह बताओ। तो भाई ये धन प्लेट की तरफ मुड़ रही हैं, पहला और दूसरा धन प्लेट की तरफ मुड़ रहा है, तो सिंपल सी बात है, ये कौन से चार्ज हमारे ऋणावेशित चार्ज, यानी ये हमारे माइनस चार्ज हैं, और ये प्लस आवेश की तरफ मुड़ रहा है, तो ये हमारा कौन सा चार्ज हो गया, पॉजिटिव। तो पहला आंसर आपको मिल गया, तीनों चार्जों का चिन्ह पता चल गया। अब पूछ रहा है किसके Q/m का मान अधिकतम होगा। तो सिंपल सी बात है कि जो कण ज़्यादा विचलित होता है, भाई जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होता है वो ठीक है, वो कम विचलित होता है, ठीक है। भाई Q/m नीचे द्रव्यमान है, यानी m का मान जितना कम होगा उतना ही इसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी। जैसे मान लो Q की वैल्यू 10 है और m की वैल्यू हमने ले ली 2, और दूसरी जगह हमने ले ली m की वैल्यू 5, तो बताओ किसकी वैल्यू ज़्यादा आई। इसकी वैल्यू 5 आ गई, इसकी वैल्यू 2 आ गई। तो जब m का मान आपका कम है, यानी m छोटा होगा तो वैल्यू ज़्यादा आएगी, m अगर बड़ा होगा तो वैल्यू कम आएगी, यानी ये ज़्यादा विचलित हो रहा है तो इसका मास जो है वो क्या, कम होगा, ठीक है। अब जैसे भाई सिंपल सी बात है कि देखिए कोई भारी चीज़ है, ठीक है, और कोई हल्की चीज़ है, तो हल्की चीज़ को आप जैसे चाहेंगे उठा के फेंकेंगे, ठीक है, लेकिन भारी चीज़ को क्या होगा, जैसे चाहेंगे वैसे नहीं फेंक पाएंगे, ठीक है। पूरी तरीके से जैसे चाहेंगे वैसे नहीं फेंक पाएंगे, उसमें
मास का जो है थोड़ा बहुत इफेक्ट आ जाता है। तो आपसे पूछा है कि किसका Q/m का मान ज़्यादा होगा, तो यानी Q/m का मान जो है तीसरे कण का ज़्यादा होगा। ठीक है, Q/m का मान तीसरे कण का ज़्यादा होगा क्योंकि इसका ये ज़्यादा विचलित हो रहा है। ठीक है, जो ज़्यादा विचलित होता है उसके Q/m का मान ज़्यादा आता है। सिंपल सी बात है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ये क्लियर हुआ? चलिए आते हैं। देखिए न्यूमेरिकल की जो सीरीज चल रही है इसको आप लोग एक भी सीरीज मत छोड़ना। ठीक है, क्योंकि अगर सीरीज छोड़ोगे तो बाद में बहुत ज़्यादा पछताओगे, न्यूमेरिकल फिर आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और हाँ कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी से ही सर जी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दे दीजिए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दे दीजिए। अरे भाई अभी तो पर्याप्त टाइम है यार, अभी तो मन लगा के पढ़ लो, अभी तो पूरी सिलेबस पढ़ो, आने दो नवंबर, लो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो मज़ा भी आएगा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने में अगर आप सिलेबस अच्छे से पढ़े रहो। ठीक है, ओके। तो अभी से जो है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट के चक्कर में मत पढ़ो, बिल्कुल सिलेबस पढ़ो। जितना आपका सिलेबस पढ़ाया जा रहा है बिल्कुल आराम से पढ़ते चलो, अभी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसा ही आपका सिलेबस कंप्लीट होता है फिर देखिए एक एक क्वेश्चन ऐसा पढ़ाया जाएगा, यानी इस तरीके से आपको रिवाइज करवाएंगे कि आपको इम्पॉर्टेंट मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सोचो कि चलो कोई दिक्कत नहीं सर, आज ही पेपर ले लीजिए, आज ही हम कर देंगे, इस तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी। बस क्या है कि जिस तरीके से आपको इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं बस आप फॉलो करते चलिए। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है एक समान वैद्युत क्षेत्र E, एक समान वैद्युत क्षेत्र E का मान दिया है, वेक्टर E इक्वल टू 3 × 10⁻³ I न्यूटन पर कूलम। अब I क्यों दिया है बता रहे हैं। ठीक है, बता रहे हैं, पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लो कि क्वेश्चन में और क्या दिया है, पर विचार कीजिए। पहला कह रहा इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के उस पार्श्व से जिसका तल YZ तल में है, YZ तल के समांतर है, उससे गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा। अब थोड़ा सा समझिए, जैसे देखिए ये मान लीजिए आपका X, ठीक है, ये ऊपर आपका हो गया Y, ये आपका हो गया Z। ठीक है, ये आपका X, ये आपका Y, ये आपका Z। ठीक है, अब वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस डायरेक्शन में, यानी I, X एक्सिस को हम I लिखते हैं, Y को लिखते हैं J और Z वाले को लिखते हैं K। तो Z वाला ही से दिखा देते हैं भाई, इसमें तो हम इसे खींच नहीं पाएंगे। हाँ, तो चलिए इधर दिखा देते हैं, ये Z हो गया, ये हमारा क्या हो गया K कैप। ठीक है, तो अब कह रहा है कि एक ऐसे वर्ग जो दिया है उसकी भुजा, यानी एक भुजा D बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर, तो वर्ग की सभी भुजाएं क्या हो जाएंगी 10 सेंटीमीटर, यानी ये 10 सेंटीमीटर है और ये भी हमारा क्या है 10 सेंटीमीटर है, इस तरीके से। ठीक है, ये भी 10, ये भी 10, सब 10-10 सेंटीमीटर। इस तरीके से एक वर्ग हमारा क्या हुआ रखा गया है। इसको ऐसे समझो, वर्ग हम रखते हैं एक सेकंड, चलो ठीक है, ये हमारा क्या है वर्ग है, ऐसे रखा हुआ है ऐसे। ठीक है, अब पूछ रहा है इसकी एक भुजा से जाने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्या फार्मूला पढ़ते हैं, वैद्युत फ्लक्स है ना EA cos थीटा, जहां पे थीटा क्या है, थीटा क्या है, थीटा जो है क्षेत्रफल के लंबवत। जैसे मान लो ये ब्लैक बोर्ड का एरिया है, तो इसका क्षेत्रफल यानी इसका जो एंगल है इसके बिल्कुल लंबवत। ठीक है, तो इसके नॉर्मल के साथ लिया जाता है। तो भाई इसका नॉर्मल कहाँ जाएगा, ये इसका नॉर्मल कहाँ जाएगा इसी डायरेक्शन में। तो क्षेत्रफल वेक्टर किधर है, इसी डायरेक्शन में जो है हमारा क्षेत्रफल वेक्टर ए भी कार्य करेगा। इसको ए कैप से लिखते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल वेक्टर भी हमारा इसी डायरेक्शन में कार्य करेगा।
तो अब बताओ क्षेत्रफल वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र ई, इसके बीच में कितना कोण बन रहा है, थीटा बराबर 0। तो 0 यहाँ पे cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो कितना आ गया ई ए। तो फाई इक्वल टू क्या फार्मूला बना, ई ए। ई की वैल्यू 3 × 10⁻3। ए का मान, ए बराबर क्या होता है भाई, वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल ए बराबर होता है भुजा और गुणे में भुजा, ठीक है। तो भुजा कितनी है, 10 × 10⁻−2। तो देखो 10 × 10⁻−2 और गुणे 10 और गुणे 10⁻−2। तो 10 × 10 कितना हो जाएगा, 10 हम 100, और 100 को लिख सकते हैं 10 की पावर 2। भाई ऐसे देख लो, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, आधार से घातें जुड़ गई तो कितनी हो गई 10 की पावर 2 इंटू, या सीधे सीधे सबको इकट्ठे सॉल्व कर लो, 10 की पावर, इसकी पावर 1, इसकी पावर -2, इसकी पावर +1, इसकी पावर -2, कितना हो गया 1 1 2, ये कैंसिल हो गया, कितना बचा 10 की पावर -2, ठीक है, गुणे 10 की पावर -2 कितना आ गया 3, और इसको सॉल्व करोगे गुणे 10 की पावर 1, और 10 की पावर 1 का मतलब 3 × 10, और ये आपका हो गया 30 न्यूटन। भाई इसका मात्रक क्या है, न्यूटन पर कूलाम, ठीक है। और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम, ठीक है। तो फाई बराबर क्या हो गया 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर और बटे में कूलाम, ठीक है, वैल्यू निकल आई। चलो अच्छी बात है, आगे देखते हैं। इसी में बी पार्ट क्या कह रहा है, बी पार्ट कह रहा है कि इसी वर्ग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा यदि इसके तल से अभिलंबित एक्स एक्सिस के साथ 60 अंश का कोण बना दिया जाए। यानी cos थीटा का मान अगर हम 60 कर दें, तो इसी में सॉल्व कर दे रहे हैं ना, इसी में सॉल्व, ये तो क्लियर हो गया ना। दूसरे क्वेश्चन के लिए देख लो, तो यहाँ cos 60, तो cos 60, ठीक है, cos 60 अंश, और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 से गुणा कर दो, तो 30 × 1/2, तो 30 को बटे 2 से करोगे यानी 15 आ जाएगा, 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम, ठीक है। तो बी वाला आपका आंसर ये हो जाएगा कि अगर हम कितने अंश के कोण पे रख दें, 60 अंश के कोण पे रख दें, तब जो है हमारा वैद्युत फ्लक्स जो है वो कितना आ जाएगा 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, 15 हो गया, 16 देखा जाए। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 है कि अभ्यास 1.15 में एक समान वैद्युत क्षेत्र वही है जो क्वेश्चन नंबर 15 का था, वही वैद्युत क्षेत्र इसका है। विद्युत क्षेत्र का 20 सेंटीमीटर भुजा के किसी घन, ठीक है, कोई भुजा का घन है जो अब इस तरीके से रखा गया है कि उसके फलक के निर्देशाक्षों के तलों के समांतर है, ठीक है। तो उससे गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। सबसे पहले तो समझते हैं कैसे रखा गया है। x यानी कि i कैप, ये y है आपका j कैप, ये आपका z है k कैप, ठीक है, z एक्सिस है यानी k कैप। वैद्युत क्षेत्र की दिशा इसी डायरेक्शन में है, ठीक है। 20 सेंटीमीटर का कोई घन रखा गया, तो जब घन रखेंगे तो किस तरीके से रखा जाएगा, कुछ इसी तरीके से रखा जाएगा। घन ऐसे ही नहीं बनता है, ऐसे होता है घन, इसी तरीके से क्या किया गया, रखा गया है, तो इसी तरीके से हम बना लेते हैं, ऐसे रखा गया घन हमारा। और सबकी भुजा जो है कितनी है 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, घन की भुजा जो है वो कितनी है 20 सेंटीमीटर है। चलो बना लो भाई 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा रुकिए, फिगर बना लेता हूँ, ठीक है, इसको ऐसे मिला दिया।
ठीक। तो इस तरीके से घन रखा गया है। अब कह रहा है कि उसके फलक के निर्देशाक्ष तलों के समांतर, इसके बिल्कुल समांतर, ठीक है। तो इसके समांतर हमारा कौन सा है, ये वाला, ठीक है। ये कैसे ये इसको समांतर होगा, इसके निर्देशाक्ष एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के समांतर इसका कौन सा निर्देशाक्ष, बिल्कुल ऐसे ये एक्स एक्सिस है, तो ये फलक हमारा इस तरीके से होगा, तो इसके बिल्कुल समांतर ये वाला पड़ रहा और दूसरा इसके नीचे वाला तो बिल्कुल इसी पर ऐसे ही है, तो लेकिन समांतर ये वाला हो रहा, ठीक है। समझ आ रही बात, ये इसके समांतर हो रहा। हाँ, अब ये इसके अगर समांतर हो रहा है तो इसका क्षेत्रफल वेक्टर कहाँ कार्य करेगा, नीचे की ओर। तो जब क्षेत्रफल वेक्टर नीचे की ओर कार्य करेगा और वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच कितना, वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर और क्षेत्रफल वेक्टर हमारा नीचे कार्य कर रहा है, दोनों के बीच कितना कोण, 90 अंश। तो फाई बराबर क्या फार्मूला होता है, बी, अरे यार बार बी आ रहा है, ई ए कॉस थीटा, क्योंकि अभी रिसेंटली में आपका चुंबकीय क्षेत्र का चैप्टर खत्म हुआ ना, तो बार बी आ रहा है। और प्रत्यावर्ती धारा चल रहा है उसमें भी बी। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, काश 90 0, तो उसके निर्देशाक्षों के समांतर जो वर्ग है उससे गुजरने वाला, यानी ये जो वर्ग जिसको हम कलर कर रहे हैं, इससे गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स 0 होगा। क्यों, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, तो भाई ऐसे वैद्युत क्षेत्र जा रहा, ऐसे तो जा नहीं रहा, तो जब इसके एरिया से कोई वैद्युत बल रेखा गुजरेगी ही नहीं, तो वैद्युत बल रेखाएं 0 तो होंगी ही ना, क्योंकि अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस डायरेक्शन में होगी तब इसके एरिया से यानी इसके क्षेत्र से होकर गुजरता, लेकिन वो तो जा तो ऐसे रहा, तो इसके क्षेत्र से होकर गुजरेगा ही नहीं, तो कितना हो गया, 0, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 भी ठीक इसी तरीके से है, तो इसको आप लोग कोशिश कीजिएगा ट्राई करने की, अगर आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो कमेंट करके बताना, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में 2 या 3 पार्ट हैं, वो आपका होमवर्क, ठीक है। आज का होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 17 HW में, ठीक है। बाकी और ऐसा खास तो हमने होमवर्क दिया नहीं, बाकी कल फार्मूला बता दिया, वैल्यू बता दिया, सब बता दिया, बस कैलकुलेशन हमने छोड़ा है, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। कैलकुलेशन दोनों पार्टों में हमने बिल्कुल आपको स्टेप वाइज सिखाया था कि किस तरीके से हम पावर को सॉल्व करते हैं, ठीक है। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अगर कोई दिक्कत होती भी है तो बिल्कुल बताना, हम उसको कवर कर लेंगे फिर से, ओके।